Good morning everyone. So today we are going to discuss about the new chapter, that is chapter 4, which is about what books and burials tell us. So in this chapter we are going to talk about the Vedic period which existed between 1500 BC to 600 BC. ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे इन 1000 सालों की जो एग्जिस्ट करता है किस टाइम पीरियड में 1500 BC से लेकर 600 BC तक. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे द वैदिक पीरियड, ओरिजिन ऑफ आर्यंस, द वेदास, आर्यन सेटलमेंट. तो ये जो वैदिक पीरियड है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो हड़प्पन्स के जाने के बाद हम बात करते हैं कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो रूल किए गए थे किसके थ्रू? आर्यंस के थ्रू. आर्यंस ने ऑक्यूपाई किया था इसको. So after Harappans, the northwest part of the India were inhabited by people who described themselves as Aryas. आर्यों की वजह से ही इंडिया को आर्यव्रत कहा गया किसी समय पर. ठीक है. पीरियड ऑफ आर्यन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग विच वेदास वर कंपोज्ड. और वेद किस टाइम पर आए थे? जब आर्यंस यहाँ पर आए थे. इसीलिए इसको कहा जाता है, वेदास इसी टाइम पे कंपोज हुए थे, बने थे, इसीलिए इसको वैदिक पीरियड कहा जाता है जो एग्जिस्ट करता है 1500 BC से लेके 600 BC तक. नेक्स्ट है, अब हमने इसमें बात की थी कि आर्यंस यहाँ पर आए थे. ये थे कौन? ये वो लोग थे जो आए थे कहाँ से? सदर्न रशिया से और सेंट्रल एशिया से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ. और ये चीज़ बताई किसने है? मैक्स म्यूलर ने. मैक्स म्यूलर हैज़ आइडेंटिफाइड सेंट्रल एशिया एज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यास. ओके, अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं एक वीडियो लेक्चर के थ्रू. तो आइए पहले समझते हैं आर्यन शब्द का मतलब. आर्यन शब्द आया है संस्कृत लैंग्वेज के शब्द आर्य से, जिसका मतलब होता है वो इंसान जो अच्छे काम करता है और पूर्ण रूप से अपनी सोच और अपने कामों में महान होता है. पर धीरे धीरे इस शब्द को एक इंसान के समूह के साथ जोड़ना चालू कर दिया गया. इस शब्द को इंसान की काबिलियत की जगह एक इंसान की जात सा बना दिया गया था, जिसमें कई इतिहासकारों का सहयोग भी था, जिन्होंने ऐसी कहानियां गढ़नी चालू कर दी कि आर्यन सफेद रंग के हुआ करते थे, उनकी आंखें नीली और बाल सुनहरे हुआ करते थे, जबकि असलियत में सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आर्यंस नाम से पुकारा जाता था, जो कि पौराणिक भारत में मौजूद थी और आज पाकिस्तान में मौजूद है. ये सभ्यता अपने जमाने की काफी एडवांस सभ्यता थी. उनके शहर बनाने के तरीके और रहन सहन उस समय में दुनिया की किसी भी और सभ्यता से काफी आगे थी. सन 5500 BC पुरानी ये सभ्यता सन 100 BC के करीब सरस्वती नदी के अंदर आए बदलाव के कारण खत्म होने लगी. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आर्यन असलियत में पहले यूरोप में मौजूद थे और उन्होंने भारत, एशिया और बाकी जगहों में जा जाकर अपना नया समाज बना लिया था. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिटलर और जर्मनी के बाकी लोग अपने आप को आज भी आर्यंस मानते हैं और उनके अनुसार जर्मन ही वो ऐतिहासिक आर्यंस हैं जो हर चीज में परफेक्ट हुआ करते थे. आर्यंस की भाषा संस्कृत मानी जाती है, जो ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस युग में बनाई गई थी. कहा जाता है कि ब्रह्मा भगवान ने संस्कृत को जन्म दिया था और संस्कृत ऋग्वेद के रूप में लिखी गई थी. पर आज से 600-700 साल पहले के लोगों ने देखा कि संस्कृत के शब्द फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, फारसी, जर्मन और ऐसे ही कई भाषाओं से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने ये सोचना चालू कर दिया कि संस्कृत बोलने वाले आर्यंस ने यूरोप, रशिया और एशिया के अलग अलग जगहों में जाकर अपनी नई भाषा चालू कर दी थी. लोगों की माने तो कश्मीर की पुरानी पहाड़ियों में ब्रोक पास नाम का एक समाज आखिरी आर्यंस की नस्ल माना जाता है, जो सदियों से आम दुनिया से अलग रह रही थी. पर हाल ही में 2010 में भारत सरकार ने उनको टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश करना चालू कर दिया है. इस समाज के लोग तिब्बत और मंगोलियन समाज जैसे ही दिखते हैं, पर होते हैं उनसे काफी लंबे. माना जाता है कि भारत में जातिवाद भी आर्यन समाज की वजह से ही आया था. जो असली आर्यन थे वो समाज के सबसे ऊपर संस्कृत बोलने वाले पंडित बन गए, जबकि बाकी लोग जो धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ते गए उन्हें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का नाम दे दिया गया.
तो आखिर में बात यह है कि अगर आर्य नाम से कोई समाज रहा भी होगा तो दुनिया भर के लोगों से मिलके वो प्योर नस्ल नहीं रही होगी। वैसे भी अगर आप आर्यन बनना चाहते हैं तो जैसे इसका मतलब होता है कि अपने काम और अपनी सोच से महान बने। वैसे आपको क्या लगता है, इंसान अपने काम से अच्छा होता है या सिर्फ अपने आसपास की जात, धर्म और लोगों से? हमें कमेंट। तो ये थी आर्यंस के बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम जानेंगे वेदों के बारे में कि वेद क्या होते हैं। वेद होते हैं, उन चीज़ों को हम वेद कहते हैं जो हमें नॉलेज के बारे में बताते हैं। तो वेद बुक्स हैं, उन्हीं के थ्रू हमें पता पड़ता है कि आर्यंस एग्जिस्ट करते थे। वेद हमें 1500 BC में मिले हैं, यानी कि 3500 साल पहले, आज से 3500 साल पहले। ये वेद 4 प्रकार के थे। तो ये थी क्या, ये किताबें थी, ठीक है, जिनकी वजह से हमें आर्यों के बारे में भी पता पड़ता है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, याजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 तरीके के वेद हैं। इनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। आइए और चीज़ें हम जानते हैं वेदों के थ्रू। वेदों से ही हमें रामायण, महाभारत जैसी एपिक्स का पता पड़ता है। अब एपिक क्या होती है? एपिक होती है जो हीरो के बारे में लिखी गई कहानी हो, ठीक है। फिर है कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम, बेसिकली ये वेद होते क्या हैं? ऋग्वेद, दैट इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट इंडिक टेक्स्ट। इट इज़ कलेक्शन ऑफ 1028 वैदिक संस्कृत हाइम्स। ये हाइम्स क्या है? जो भी इसमें लिखी हुई चीज़ें हैं, जो भी पोएम्स है, राइम्स है, उन्हीं को इन्होंने हाइम्स कहा है। नाउ नेक्स्ट है याजुर्वेद। याजुर्वेद संहिता कंसिस्ट ऑफ प्रोज mantras. It is a compilation of ritual offering formulas that were said by a priest. तो ऋग्वेद था, वो प्रेज ऑफ गॉड के बारे में था। सामवेद है, ये पब्लिक वर्शिप को ज़्यादा मानती है। और याजुर्वेद है, वो हमें बताती है प्रीस्ट के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा हाइम्स इसमें किसके बारे में है? प्रीस्ट परफॉर्मिंग अ सेक्रीफाइस। और सामवेद आ जाता है तीसरे नंबर पे, जो हमें बताता है हाइम्स फॉर पब्लिक वर्शिप। अथर्ववेद हमें बताता है मैजिकल स्पेल्स के बारे में और चार्म्स के बारे में। अब आइए हम कंपेयर करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड से। उनकी सोसाइटी कैसी थी? उनकी सोसाइटी को कंपेयर करेंगे, वर्णा को कंपेयर करेंगे, स्टेजेस ऑफ लाइफ, फूड, रिलीजन, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। सो लेटर वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक पीरियड। लेट्स कम। अर्ली वैदिक पीरियड में जो फैमिली होती थी वो बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था। सो ऋग्वैदिक सोसाइटी पैट्रियार्कल होती थी, ठीक है। मतलब हेड ऑफ द फैमिली ऋग्वैदिक फैमिली में कौन होता था? वो होता था मेल। लेटर वैदिक में कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसा कुछ नहीं था। अब देखो ये वर्णा सिस्टम क्या है। सो ऋग्वैदिक में वर्णा सिस्टम एक तरीके से 2 ही पार्ट का था। वर्ण का मतलब होता है कलर। किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में बांटना ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के बेसिस पे गोरे या काले को आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप ले लो रिच पुअर, स्टेटस ऑफ द पर्सन ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने उन्हीं वर्णा को 4 भाग में डिवाइड कर दिया था: ब्राह्मण्स, क्षत्रिया, वैश्यास एंड शूद्रास। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो भगवान से रिलेटेड कार्य काज करेगा या जो शिक्षा वगैरह देगा उनको ब्राह्मण्स कहा था। क्षत्रियास जो हमेशा वॉरियर्स की तरह बिहेव करेंगे, जो प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को, रक्षा वगैरह करेंगे। और वैश्यास जो कॉमन पीपल होते थे, ट्रेड, एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें करते थे। शूद्रास में फीमेल्स को भी रखा गया था, फीमेल्स को भी शूद्रास में ही रखा गया था, ठीक है। तो सर्वेंट्स या लेबरर्स जो भी लो इंफीरियर वर्क है वो किस में डाल दिया? शूद्रा कैटेगरी में।
अब ये पहले जो सोसाइटी थी ये किसके बेस पे थी? काम के बेस पे। और लेटर वैदिक में इसी को इन्होंने क्या कर दिया था? हेरिडिटरी, मतलब जो काम ये करते आ रहे हैं पुश्तों से वही इनका क्या है? वर्क बन जाएगा। तो ये चेंजेस आए थे। देन इन्होंने फिर जो लाइफ है उसके 4 पार्ट बताए। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट लेटर वैदिक में क्या हुआ था? फर्स्ट स्टेज में क्या करते थे? ब्रह्मचर्य। सेकंड स्टेज में करते थे गृहस्थ जीवन यापन, और थर्ड स्टेज में करते थे ये वानप्रस्थ, और फोर्थ स्टेज में होते थे ये संन्यास। तो पहले में ये क्या करेंगे? ब्रह्मचर्य। बेसिक फोकस इनका कहाँ पर होगा? सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पे, एजुकेशन पे, स्किल्स पे, डेवलपमेंट पे। दूसरी लाइफ में, गृहस्थ जीवन में, पूरी तरीके से फैमिली लाइफ, फैमिली प्लानिंग, उसी चीज़ में फोकस्ड रहेंगे। तीसरी स्टेज में ये अपना सारा ध्यान मेडिटेशन को देंगे, और चौथी स्टेज में ये पूरे संसार में घूमते हुए अपना ज्ञान बांटेंगे। ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल लाइफ उस टाइम पे कैसी थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो पॉलिटिकल लाइफ थी, सो ऋग्वैदिक आर्यंस लिव्ड इन ट्राइब्स कॉल्ड जनास। जन का ही जो मेन हेड होगा राजन, हालांकि वो कॉमन पर्सन्स के थ्रू चुना जाता था, उसके पास इतनी कोई पावर्स नहीं होती थी। तो पॉलिटिकल लाइफ भी हम देख लेते हैं। किंग्स पोजीशन वाज नॉट हेरिडिटरी। यहाँ पर लेटर वैदिक में किंग की पोजीशन जो है हेरिडिटरी हो जाती है, जैसे कि मैंने वर्ण सिस्टम में भी बताया था। देन किंग रिसीव्ड बूटी फ्रॉम द वॉर, वॉलेंट्री गिफ्ट एज बली। और इसमें क्या होता था? ऑफिशियल्स, लेटर वैदिक पीरियड में ऑफिशियल्स अपॉइंटेड फॉर रेगुलर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पर टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो चुके थे। यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति थी। सभा और समिति जो ग्रुप्स ऑफ पीपल के पास ही पूरा का पूरा पावर था। यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में सभा और समिति का इम्पोर्टेंस जा चुका था। फिर यहाँ पर किंग के पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी, और लेटर वैदिक पीरियड में किंग की पोजीशन को स्ट्रेंथन किया गया। बहुत सारे रिचुअल सेक्रीफाइसेस इसके लिए परफॉर्म करे गए। नाउ उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी थी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहले ऋग्वैदिक टाइम पे ट्रेड करते थे, क्लोथ्स का, लेदर गुड्स का, बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, काऊ को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानते थे। काऊ के एक्सचेंज में मतलब ये कुछ भी ले सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू मानते थे। दे यूज्ड हॉर्सेस एंड बुलॉक कार्ट्स टू कैरी गुड्स, और गुड्स को कैरी करने के लिए, लोड जो भी है उसे उठाने के लिए हॉर्सेस और बुलॉक कार्ट का यूज़ करते थे। देन दे ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड गुड्स थ्रू इनलैंड रिवर्स। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस आ चुके हैं? बहुत सारे चेंजेस आए हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में। निष्क का यूज़ करना, निष्क, सतमना, मतलब पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम था ऋग्वैदिक काल में, तो जिसमें सामान के बदले सामान लेते थे। अब ये सिक्कों के बदले सामान ले सकते थे। स्टैंडर्ड कॉइन्स इन्होंने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे, जिसको इन्होंने निष्क और सतमना बोला था, जो यूनिट्स ऑफ वैल्यू थी। देन शिप्स वर यूज्ड, इनलैंड मैरीटाइम ट्रेड जो है यूज़ करना शुरू किया। गिल्ड्स फॉर्म होने शुरू हुए। गिल्ड्स का मतलब होता है ट्रेडर्स की अपनी एक एसोसिएशन बननी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके थ्रू क्या है, कंपटीशन रहता था, कंट्रोल्ड प्राइसेस रहते थे, और क्वालिटी रहती थी गुड्स की। अब इन सभी चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू, कि मैक्स मिलर ने क्या कहा था, जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो ये चीज़ हमें सबसे बेसिक प्रूफ इसका उसने दिया था कि संस्कृत लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे दैट इज़ संस्कृत, और वो संस्कृत लैंग्वेज इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, विच वी यूज़ इन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ऑल दीज बिलोंग टू संस्कृत। ठीक है, बाकी जो तिब्बतो बर्मन फैमिली में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, द्रविडियन फैमिली में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती है वहाँ पर भी, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में भी। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ है, एशिया की कुछ कंट्रीज़ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है कुछ एरियाज़, तो
इन सारी जगहों पर जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से निकली है। नाउ नेक्स्ट है, ऋग्वेदों की स्टडी उन्होंने कैसे करी थी। कुछ ऐसे टेक्स्ट मिले थे जो डायलॉग्स के फॉर्म में थे, जैसे कि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में जो डायलॉग्स दे रखे हैं, इन चीज़ों के थ्रू धीरे धीरे उनको पढ़ना चालू किया गया और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, हैंड रिटन थी। अब देखो, कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स, इस काल से भी हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर चैरियट्स यूज़ होने शुरू हो गए थे। सम ऑफ द वेल्थ that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest। तो इसी टाइम पे जब हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली है तो अब हम और चीज़ें बिल्टअप करेंगे, जैसे कि हमने पत्थर का यूज़ लेना सीख लिया, ठीक है। अब हम ऑर्नामेंट्स भी यूज़ करेंगे, अब हम सेटल लाइफ जी रहे हैं तो टेम्पल्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अभी हमने बात की थी, जो राजा कहा गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जन की, देन राजा उनका लीडर, बट एज सच उनके पास कोई पावर नहीं थी। जन जो है वो हेड करे जाएंगे राजा के थ्रू, बट उनके पास कोई पावर्स नहीं थी, ठीक है। जन वॉज डिस्क्राइब्ड एज पीपल। अब देखो, एक इन्होंने ये स्टोरी के फॉर्म में बताया है मेगालिथ्स की कि किस तरीके से पत्थरों को अच्छे से जमाना सीख गए थे ये लोग। मे बी इन्होंने सीखा होगा कहीं ना कहीं, इन्होंने कोई बड़े जो लैंडफॉर्म्स हैं उनमें पत्थर्स जो हार्ड रॉक्स बच जाते हैं उनको किसी जो पिलर्स देखे होंगे बड़े बड़े उस फॉर्म में, और फिर इन्होंने भी उन चीज़ों को देख देख के फॉर्म करना शुरू किया होगा और बड़े बड़े हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने भी स्टार्ट किए धीरे धीरे, ठीक है। तो इनाम गांव जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र में गॉड रिवर के पास, वहाँ पर काफ़ी सारे रिमेन्स मिले हैं 134 मड हाउसेस के। इमेजिन 134 मड हाउसेस, एंड बिटवीन, ये माना गया है उनका टाइम पीरियड कि वो एग्जिस्ट करते थे 3600 ईयर्स अगो, ठीक है। तो इनाम गांव जो है वहाँ पर काफ़ी सारी स्पेशियस रेक्टेंगुलर इस तरीके से बने हुए सेटलमेंट्स भी मिले हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, काफ़ी सारी सीड्स मिली हैं, मे बी उनको डोमेस्टिफिकेशन आता था, एग्रीकल्चर आता था। बरियल साइट्स मिले हैं वहाँ पर, काफ़ी सारे बरियल साइट्स भी मिले हैं, ठीक है। औज़ारों का यूज़ करना सीख चुके थे, औज़ार और फाइन तरीके से बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसका सोर्स है, वो वेद भी हो सकता है, वेदों से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मौर्यंस के बारे में, बहुत कुछ है जानने को। थैंक यू।